हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू तिवारी एकेडमी। तो आज हम अध्याय 3 की विविध प्रश्नावली का प्रश्न संख्या 3 हल करेंगे। हमें दिया हुआ है कि यदि a बराबर एक आव्यूधी है तो सिद्ध कीजिए कि a की पावर n इक्वल टू, ये एक आव्यूधी हुई है जहाँ n एक धन पूर्णांक दिया हुआ है। तो इस तरीके के सवालों को हल करने के लिए हमने 3 स्टेप सीखे थे। पहले स्टेप में हमें n बराबर 1 के लिए सत्य करना होता था, या हम बोल सकते हैं हमें P1 को सत्य दिखाना था। तो देखिए P1 हमारे पास हो जाएगा a की पावर 1 इक्वल टू 1 प्लस n की जगह 1 लगा देंगे तो ये 2 हो जाएगा, यहाँ 1 आएगा, यहाँ -4 इंटू 1 मतलब -4, यहाँ 1 - 2 आ जाएगा। सिंप्लीफाई करेंगे तो देखिए अपने पास आ जाएगा 3 -4 1 -1। अब आप गौर करेंगे तो ये हमारे पास a दिया हुआ है। देखिए ये हमारे पास a दिया हुआ है, तो हमने n बराबर 1 के लिए इसे सत्यापित कर दिया। अब हम n बराबर k के लिए इसको सत्य मान लेंगे, मतलब pk हमें सत्य मानना है, मतलब a की पावर k इक्वल टू 1 प्लस 2k माइनस 4k k 1 - 2k, इसको हम सत्य मान लेंगे। इसको हम समीकरण नंबर 1 बोल देते हैं। अब देखिए हमारे पास तृतीय स्टेप था कि n बराबर k प्लस 1 के लिए हमें इसको सत्य करना था। तो p ऑफ k प्लस 1 मतलब a की पावर k प्लस 1 निकालेंगे। देखिए a की पावर k प्लस 1 क्या होगा, a की पावर k इंटू a, मतलब दो अवयवों का गुणनफल। तो देखिए a की पावर k तो अपने पास दिया हुआ है 1 प्लस 2k माइनस 4k 1k 1 - 2k, और a अपने को दिया हुआ है 3 -4 1 -1। तो देखिए गुणा करते हैं, ध्यान रखना है गुणा करते समय पंक्ति का हमेशा स्तंभ से गुणा करते हैं। तो देखिए अपने पास आ जाएगा 3 प्लस 6k माइनस 4k। प्रथम पंक्ति का द्वितीय स्तंभ से अभी गुणा करूंगा तो देखिए मेरे पास आ जाएगा -4 -8k प्लस 4k। अब मैं द्वितीय पंक्ति का प्रथम स्तंभ से गुणा करूंगा तो देखिए मेरे पास आएगा 3k प्लस 1 - 2k। अब मैं द्वितीय पंक्ति का द्वितीय स्तंभ से गुणा करूंगा तो अपने पास आ जाएगा -4k -1 प्लस 2k। थोड़ा और सिंप्लीफाई करेंगे तो देखिए अपने पास आएगा 3 प्लस 2k -4 -4k k प्लस 1 और -2k -1। अब देखिए मैं इसको लिख सकता हूँ 1 प्लस ट्वाइस ऑफ k प्लस 1 -4 मल्टीप्लाई बाई k प्लस 1 k प्लस 1, और यहाँ पर आ जाएगा 1 माइनस ट्वाइस ऑफ k प्लस 1। तो आप थोड़ा गौर करें तो देखिए आपके पास ये लिखा हुआ है a की पावर k प्लस 1, क्योंकि हर जगह n की जगह देखिए k प्लस 1 लिखा हुआ है। तो इस तरीके से a की पावर k प्लस 1 हो गया, अर्थात n बराबर k प्लस 1 के लिए भी ये सिद्ध हो गया। अतः गणितीय आगमन के सिद्धांत से हमने इस प्रश्न को भी सत्यापित कर दिया है। तो आज हम एक्सरसाइज 3 की विविध प्रश्नावली का प्रश्न संख्या 1 को हल करेंगे। तो देखिए हमको इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि मान लीजिए एक आव्यूह a दिया हुआ है, तो दिखाइए कि सभी n बिलोंग्स टू n, मतलब सभी n प्राकृतिक संख्याओं के लिए ai प्लस बी ए की पावर n इक्वल टू a n इंटू आई प्लस n ए की पावर n माइनस 1 बी ए, जहाँ i दो कोटि का तत्समक आव्यूह है। तो ऐसे सवालों को देखते हैं सबसे पहले हम कैसे सॉल्व किया जाता है। तो देखिए सबसे पहले तो स्टेप 1 लिख लेते हैं। स्टेप 1 में हमें P1 के लिए इसको ट्रू मानना होता है, मतलब n बराबर 1 के लिए इसको हमें सिद्ध करना होगा। स्टेप 2 में हमें Pk के लिए इसको सत्य मानना होगा, और स्टेप 3 में हमें Pk प्लस 1 के लिए दोबारा इसको सिद्ध करना होगा। तो दोबारा एक बार समझ लेते हैं। हमें P1 को चेक करना होगा, मतलब सत्यापित करना होगा। Pk के लिए हमको इसको सत्य मानना है,
तथा पी के प्लस वन के लिए हम दोबारा इसके सत्यापित करेंगे। और अगर ये संबंध पी के प्लस वन के लिए भी सिद्ध हो गया तो हम बोलेंगे कि गणितीय आगमन के सिद्धांत से हमारे पास जो ये संबंध दिया था वो सत्य था। तो सबसे पहले देखते हैं स्टेप 1 को कैसे करेंगे। तो अभी हम n की वैल्यू 1 लगाते हैं। तो देखिए हम सबसे पहले p ऑफ 1 के लिए इसको चेक करेंगे। तो देखिए p ऑफ 1 क्या हो जाएगा अपने पास, ai प्लस बी ए की पावर 1 हो जाएगा, क्योंकि हम n की जगह 1 डाल देंगे। तो अपने पास आ जाएगा ai प्लस बी ए, ये हमारे पास LHS या बायां पक्ष आ गया। अब हम दाएं पक्ष पर चलेंगे। तो देखिए दाएं पक्ष में यदि मैं n की जगह 1 डालूं तो मेरे पास आएगा a1i प्लस 1 a की पावर 1 माइनस 1 ba। थोड़ा और सिंप्लीफाई करूंगा तो ये मेरे पास आएगा ai प्लस a की पावर 0, ये अपने पास 1 हो जाएगा, प्लस ba बचेगा और ये अपने पास दायां या RHS आ गया। तो यहाँ से हमने देखा P1 हमारे पास सत्य हो चुका है। अब हम pk के लिए इसको सत्य मान लेंगे। तो pk अपने पास हो जाएगा ai प्लस ba की पावर k इक्वल टू a की पावर k इंटू आई प्लस k a की पावर k माइनस 1 ba, ये हमको सत्य मान लेना है। चलिए तो हम इसको समीकरण नंबर 1 भी बोल देते हैं। अब हम pk प्लस 1 के लिए इसको चेक करेंगे। तो देखिए pk प्लस 1 के लिए सबसे पहले बायां पक्ष देखेंगे, ai प्लस ba की पावर k प्लस 1 हो जाएगा। इसको हम लिख सकते हैं ai प्लस ba की पावर k इंटू ai प्लस ba। अब देखिए हम प्रथम समीकरण से देख सकते हैं ai प्लस ba की पावर k हमारा इसके बराबर है, मतलब aki प्लस k a की पावर k माइनस 1 ba इंटू ai प्लस ba। तो हम आगे देखते हैं। अगर हम इसको सरल करें तो देखिए हमारे पास आ जाएगा a की पावर k प्लस 1 आई स्क्वायर प्लस a की पावर k आई ba प्लस k a की पावर k ba आई प्लस k a की पावर k माइनस 1 b स्क्वायर a स्क्वायर। हम जानते हैं कि आई स्क्वायर तो हमारा आई के बराबर ही आएगा। तो देखिए अपने पास आ जाएगा a की पावर k प्लस 1 आई प्लस a की पावर k आई ba प्लस k a की पावर k ba आई प्लस, देखिए अब हमारे पास यहाँ a स्क्वायर का पद आ रहा है तो हम एक बार a स्क्वायर निकाल कर देखते हैं। तो देखिए a स्क्वायर अपने पास आ जाएगा, a अपने को दिया था 0 1 0 0, तो a स्क्वायर के लिए a को एक बार और लिखना पड़ेगा। तो ये अपने पास आ जाएगा। अगर हम इसका गुणा करें तो हमारे पास आएगा 0 0 0 0, मतलब a स्क्वायर वाला पद हमारा 0 मैट्रिक्स या 0 अवयव के बराबर आ जाएगा। तो मैं इसे 0 भी लिख सकता हूँ। थोड़ा और सिंप्लीफाई करें तो देखिए अपने पास आ जाएगा a की पावर k प्लस 1 आई प्लस k प्लस 1 कॉमन लेने पर a की पावर k ba आ जाएगा। तो आप गौर से देखेंगे तो यही हमारे पास p ऑफ k प्लस 1 का दायां पक्ष आना चाहिए। अतः गणितीय आगमन के सिद्धांत से हमारा ये सवाल सिद्ध हो गया। तो आज हम एक्सरसाइज 3 के विविध प्रश्नावली का प्रश्न संख्या 2 हल करेंगे। तो पढ़ते हैं इसे। हमें दिया हुआ है यदि a बराबर एक हमें अवयव दिया हुआ है तो सिद्ध करना है कि a की पावर n इक्वल टू एक जो अवयव दिया है इसके बराबर होगा। और हमें दिया है n बिलोंग्स टू कैपिटल N, मतलब हर n एक प्राकृतिक संख्या होगी। तो देखिए सबसे पहले ऐसे सवालों को सिद्ध करने के लिए हमने 3 स्टेप पढ़े थे। सबसे पहला स्टेप था P1 के लिए हमें चेक करना। तो देखिए P1 के लिए अगर हम चेक करेंगे तो हमारे पास LHS क्या हो जाएगा, a की पावर 1 मतलब a हो जाएगा। अब हम RHS निकालेंगे
तो RHS देखिए अपने पास आ जाएगा 3 की पावर 1 माइनस 1, 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 3 की पावर 1 माइनस 1। इसी तरीके से 3 की पावर 1 माइनस 1, 3 की पावर 1 माइनस 1, 3 की पावर 1 माइनस 1। मैंने n की जगह 1 रख दिया है हर जगह, तो मेरे पास आ जाएगा 3 की पावर 0 हो जाएगा प्रत्येक टर्म। तो 3 की पावर 0 जैसे ये बनेगा तो अपने पास 3 की पावर 0 1 हो जाएगा। इसी तरीके से ये भी 1 हो जाएगा। इसी तरीके से सभी टर्म मेरे पास 1 हो जाएंगे। तो देखिए अपने पास सभी पद 1 आ चुके हैं और यही मेरा a के बराबर होता है। तो इस तरीके से P1 मेरा सही आया। अब मैं k के लिए इसको सत्य मान लूँगा, तो Pk को मैं सत्य मान लूँगा, मतलब a की पावर k इक्वल टू 3 की पावर k माइनस 1, 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 3 की पावर k माइनस 1 हो जाएगा। इसको मेरे को सत्य मान लेना है। अब हमारे पास तृतीय पद था कि हमें pk प्लस 1 के लिए चेक करना होगा। तो pk प्लस 1 हमारे लिए a की पावर k प्लस 1 हो जाएगा, ये बायां पक्ष होगा हमारे पास। अब a की पावर k प्लस 1 को मैं a की पावर k इंटू a लिख सकता हूँ। अब देखिए a की पावर k तो अपने को दिया हुआ है 3 की पावर k माइनस 1, 3 की पावर k माइनस 1, 3 की पावर k माइनस 1, सभी जगह 3 की पावर k माइनस 1 लिख देंगे हम। अब मुझे इसमें a का गुणा करना था, तो a अवयव मेरे पास दिया हुआ है 1 1 1 1 1 1 1 1 1, तो मैंने लिख भी दिया। अब मुझे इसका गुणा करना है। तो देखिए हमने गुणा सीखा ही था दो अवयवों का। तो देखिए हमारे पास गुणा करेंगे तो गुणा कैसे करते हैं, पंक्ति का हमेशा स्तंभ से गुणा करते हैं। तो प्रथम पंक्ति का प्रथम स्तंभ से गुणा करेंगे, प्रथम स्तंभ मतलब 1 1 1 से गुणा करेंगे तो हमारे पास 3 इंटू 3 की पावर k माइनस 1 आएगा। इसी तरीके से यहाँ पर भी 3 इंटू 3 की पावर k माइनस 1 आएगा, यहाँ पर भी 3 इंटू 3 की पावर k माइनस 1 आएगा। प्रत्येक टर्म 3 इंटू 3 की पावर k माइनस 1 बन रहा है, तो अभी हम उसको लिख देते हैं। तो देखिए अभी हमने सभी अवयवों को लिख दिया है। अब चेक करिए कि यहाँ पर 3 की पावर 1 लिखी हुई है और 3 की पावर k माइनस 1 है, मतलब हमारे पास घात जुड़ जाएगी तो 3 की पावर k बनेगा। इधर भी 3 की पावर k, 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 अर्थात प्रत्येक अवयव 3 की पावर k बन चुका है। और यदि आप गौर करें तो ये हमारा a की पावर k प्लस 1 ही लिखा हुआ है। तो इस तरह गणितीय आगमन के सिद्धांत से हमारा ये प्रश्न हल हो गया। तो आज हम अध्याय 3 की विविध प्रश्नावली का प्रश्न संख्या 4 हल करेंगे। चलिए हम इसको पढ़ते हैं। अभी हमें दिया हुआ है यदि a तथा b सममित अवयव हैं तो सिद्ध कीजिए कि ab माइनस ba एक विषम सममित अवयव होगा। तो सबसे पहले तो हम सममित अवयव पढ़ लेते हैं, होता क्या है। देखिए a तथा b सममित अवयव दिए हुए हैं। हम जानते हैं सममित अवयव होता है मतलब a डैश इक्वल टू a, अर्थात हम बोल सकते हैं a का परिवर्त अवयव a के बराबर है और b का परिवर्त अवयव b के बराबर है। तो एक तरीके से ये दो समीकरण हमको पता है क्योंकि ये हमारे सवाल में दिए हुए हैं। अब हमें सिद्ध करना है कि ab माइनस ba एक सममित अवयव है। तो चलिए हम सबसे पहले c एक अवयव मान लेते हैं जिसको हमने ab माइनस ba नाम दिया है। अब ध्यान रखते हैं कि हमें c डैश निकालना होगा। तो c डैश निकालेंगे तो अपने पास आ जाएगा ab माइनस ba का डैश। अब देखिए कुछ हम यहाँ पर अपने स्टेप पढ़ लेते हैं, कौन कौन से हमने पढ़े हैं। देखिए x माइनस वाई का डैश अपने पास होगा x डैश माइनस वाई डैश और x वाई का डैश अपने पास होगा y डैश x डैश। इन दो पॉइंट्स का हमें यूज करना है। तो चलिए देखिए c डैश हमारे पास हो जाएगा ए बी का डैश माइनस बी ए का डैश। अब देखिए c डैश, अब हम इस प्रॉपर्टी का यहाँ पर यूज करते हैं। तो देखिए अपने पास आ जाएगा b डैश ए डैश माइनस ए डैश बी डैश।
अब गौर से देखिए, हमने प्रथम और द्वितीय समीकरण में देखा था a डैश a के बराबर है और b डैश b के बराबर है। तो चलिए ये b हो जाएगा, ये a माइनस a b हो जाएगा। और आप देखेंगे तो c डैश अगर आप माइनस कॉमन ले लें तो अपने पास आएगा ए बी माइनस बी ए, और ये अपने पास c के बराबर है, तो c डैश अपने पास माइनस c आ गया। अर्थात हमने देखा था कि यदि किसी भी आव्यूह का परिवर्त उसके माइनस साइन के बराबर आ जाए तो c एक विषम सममित आव्यूह हो जाएगा, या ए बी माइनस बी ए यहाँ पर एक विषम सममित आव्यूह हो जाएगा। चलिए अब हम अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 5। हमें इस प्रश्न में दिया हुआ है कि सिद्ध कीजिए कि आव्यूह b डैश ए बी सममित अथवा विषम सममित आव्यूह होगा यदि a सममित अथवा विषम सममित आव्यूह है। तो एक तरीके से इस क्वेश्चन में भी हमारे दो पार्ट होंगे। तो प्रथम पार्ट है कि यदि a एक सममित आव्यूह है, a यदि सममित आव्यूह है तो a डैश या a का परिवर्त a के बराबर ही आएगा। तो देखिए a यदि सममित आव्यूह है तो हमें सिद्ध करना है b डैश ए बी एक सममित आव्यूह होगा। तो देखिए सबसे पहले तो हम c बराबर b डैश ए बी एक आव्यूह मान लेते हैं। अब हमें c डैश निकालना होगा। तो देखिए अपने पास आ जाएगा b डैश ए बी का डैश। अब हमने परिभाषा में पढ़ा था ये आएगा b डैश ए डैश b डैश का डैश। तो अपने पास आ जाएगा c डैश बराबर b डैश ए डैश और b डैश का डैश मतलब b आ जाएगा। अब देखिए a डैश तो अपना a के बराबर है, तो यहाँ पर a डैश की जगह a रख दूंगा तो c डैश बराबर b डैश ए बी आ जाएगा और ये अपना c के बराबर ही हो जाएगा। तो यहाँ पर अपने पास c डैश c के बराबर आया, इसलिए b डैश ए बी एक सममित आव्यूह हो जाएगा। हमारा प्रथम पार्ट तो इसमें प्रूफ हो चुका है। अब हम द्वितीय पार्ट की तरफ चलते हैं। द्वितीय पार्ट में दिया हुआ था कि यदि a एक विषम सममित आव्यूह है तो हमें सिद्ध करना होगा कि b डैश ए बी एक विषम सममित आव्यूह होगा। तो सबसे पहले तो यदि a एक विषम सममित आव्यूह है तो a डैश अपना माइनस a के बराबर आएगा, क्योंकि ये तो हमने विषम सममित आव्यूह की परिभाषा में पढ़ा है। तो अब हम b डैश ए बी को एक आव्यूह मान लेते हैं। तो हमने d आव्यूह मान लिया। अब हमें d डैश निकालना होगा, तो d डैश निकालते हैं। तो b डैश ए बी का होल डैश आ गया, ये हो जाएगा b डैश ए डैश b डैश का डैश। अब देखिए b डैश तो b डैश ही रहेगा, a डैश अपने पास माइनस a हो जाएगा, क्योंकि देखिए अपन ने तो ये पढ़ा हुआ है, और b डैश का डैश मतलब b हो जाएगा, और इसको मैं माइनस ऑफ b डैश ए बी लिख सकता हूँ। अब आप गौर करेंगे तो देखिए माइनस साइन यदि मैं ले लूँ तो ये d लिखा हुआ है, तो d डैश बराबर माइनस d आया, अर्थात d एक विषम सममित आव्यूह हो जाएगा, और d यहाँ पर b डैश ए बी के बराबर है, तो ये एक विषम सममित आव्यूह हो जाएगा। इस तरीके से हमने ये प्रश्न सिद्ध कर दिया। तो आज हम एक्सरसाइज 3 के विविध प्रश्नावली का प्रश्न संख्या 6 हल करेंगे। हमें दिया हुआ है एक्स वाई जेड के मानों को ज्ञात करिए यदि आव्यूह a बराबर एक आव्यूह दिया हुआ है, समीकरण a डैश a बराबर i को संतुष्ट करता है। मतलब ये हमें एक संबंध दिया हुआ है और हमें इसको संतुष्ट कराना है। तो देखिए a डैश a इक्वल टू i अपने को दिया हुआ है, तो अपने पास a डैश आ जाएगा 0 2y z x y माइनस z x माइनस y z। ये हमने a डैश लिख लिया। a अपने पास दिया हुआ है 0 2y z x y माइनस z x माइनस y z इक्वल टू i। i मतलब तत्समक या इकाई आव्यूह। तो अपने पास देखिए अगर हम इनमें गुणा करेंगे तो 3 क्रॉस 3 का आव्यूह मिलेगा, तो i भी हमें 3 क्रॉस 3 का ही लिखना पड़ेगा। तो देखिए 1 0 0 0 1 0 0 0 1। चलिए अब हमें इन दोनों आव्यूहों को गुणा करना है। तो देखिए ध्यान रखें, गुणा करते वक्त प्रथम पंक्ति का सबसे पहले प्रथम स्तंभ से गुणा करते हैं। तो देखिए अपने पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। इसी तरीके से प्रथम पंक्ति का द्वितीय स्तंभ से गुणा करूंगा तो अपने पास आ जाएगा एक्स वाई माइनस एक्स वाई। प्रथम पंक्ति का तृतीय स्तंभ से गुणा करूंगा तो मेरे पास आ जाएगा
माइनस एक्स जेड प्लस एक्स जेड। अब देखिए द्वितीय पंक्ति का प्रथम स्तंभ से गुणा करेंगे तो अपने पास आएगा एक्स वाई माइनस एक्स वाई। इसी तरीके से द्वितीय पंक्ति का अब हम द्वितीय स्तंभ से गुणा करेंगे तो देखिए अपने पास आ जाएगा 4y² प्लस वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब हम द्वितीय पंक्ति का तृतीय स्तंभ से गुणा करेंगे तो अपने पास आ जाएगा 2yz माइनस वाई जेड माइनस वाई जेड। अब हम तृतीय पंक्ति की तरफ बढ़ते हैं तो देखिए तृतीय पंक्ति का अब हम प्रथम स्तंभ से गुणा करेंगे तो देखिए अपने पास अब क्या आ जाएगा 0 माइनस जेड एक्स प्लस जेड एक्स। इसी तरीके से तृतीय पंक्ति का अब हम द्वितीय स्तंभ से गुणा करेंगे तो अपने पास आ जाएगा 2yz माइनस वाई जेड माइनस वाई जेड। अब हम तृतीय पंक्ति का तृतीय स्तंभ से गुणा करेंगे तो अपने पास आ जाएगा जेड स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू अपने को दिया हुआ है 1 0 0 0 1 0 0 0 1। थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं तो देखिए अपने पास ये सॉल्व करने पर आ जाएगा 2x² 0 0 0 6y² 0 0 0 3z स्क्वायर इक्वल टू 1 0 0 0 1 0 0 0 1। अब देखिए हमारे पास एक तरीके से ऐसा दिया हुआ है कि दो आव्यूह हमें बराबर दी हुई हैं तो ध्यान रखना है दो आव्यूह तभी बराबर होती हैं यदि उनके संगत अवयवों के मान बराबर हो, अर्थात 2x² 1 के बराबर होना चाहिए, 6y² अपना 1 के बराबर होना चाहिए। देखिए 6y² 1 के बराबर होना चाहिए और 3z² भी 1 के बराबर होना चाहिए तो वो हमने लिख दिया। इस तरीके से हमारा x की वैल्यू प्लस माइनस 1/√2 आ जाएगी, y की वैल्यू प्लस माइनस 1/√6 आ जाएगी और z की वैल्यू प्लस माइनस 1/√3 आ जाएगी। तो इस तरीके से x y z के मान आ जाएंगे। चलिए अब हम प्रश्न संख्या 7 पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 7 में हमें दिया हुआ है कि x के किस मान के लिए या हमें कुछ आव्यूह दिए हुए हैं और इनका गुणनफल O मतलब 0 आव्यूह या 0 मैट्रिक्स के बराबर है। ध्यान रखें 0 आव्यूह का मतलब होता है कि उसके सभी अवयव 0 हैं। तो सबसे पहले हम गुणा करेंगे तो देखिए सबसे पहले तो हम तीनों आव्यूह लिख लेते हैं 2 0 1 1 0 2 और तृतीय आव्यूह हमारे पास दिया हुआ है 0 2 x और अपने पास यहाँ 0 आव्यूह है। तो देखिए प्रथम आव्यूह की अपने पास कोटि हो जाएगी 1 क्रॉस 3 की, द्वितीय आव्यूह की कोटि हो जाएगी 3 क्रॉस 3 की और तृतीय आव्यूह की कोटि हो जाएगी 3 क्रॉस 1 की। तो आप देखें अगर आप पहले दो आव्यूहों को लेंगे और उनका गुणा करना चाहते हैं तो वो भी संभव है अपने पास, क्योंकि हमारे पास प्रथम आव्यूह में स्तंभों की संख्या और द्वितीय आव्यूह में पंक्तियों की संख्या समान आ रही है। या अगर कोई चाहता है कि सर हम दूसरी या तीसरे आव्यूह का गुणा करें तो वो भी अपने पास संभव है, क्योंकि द्वितीय आव्यूह में स्तंभों की संख्या और तृतीय आव्यूह में पंक्तियों की संख्या समान है। तो आप कुछ भी कर सकते हैं, वो आपके ऊपर निर्भर करता है। तो चलिए हम सबसे पहले प्रथम दोनों आव्यूहों का गुणा करते हैं। तो देखिए जो अपने को आव्यूह मिलेगा वो अपने को 1 क्रॉस 3 का मिलेगा। चलिए लिख लेते हैं। तो देखिए प्रथम पंक्ति का हम प्रथम स्तंभ से गुणा करते हैं तो अपने पास आ जाएगा 1 + 4 + 1। प्रथम पंक्ति का द्वितीय स्तंभ से गुणा करेंगे तो अपने पास आ जाएगा 2 + 0 + 0 और प्रथम पंक्ति का अगर हम तृतीय स्तंभ से गुणा करेंगे तो अपने पास आ जाएगा 0 + 2 + 2। ये अपने पास 0 2x दिया हुआ है और ये अपने पास 0 आव्यूह दिया हुआ है। तो अब देखिए अपने पास ये दिया हुआ है 6 2 4 0 2x और ये अपने पास 0 आव्यूह दिया हुआ है। अब देखिए प्रथम आव्यूह का कोटि यहाँ पर है 1 क्रॉस 3 की, द्वितीय आव्यूह की कोटि है 3 क्रॉस 1 की। अब इनका गुणा संभव है और गुणा होने के बाद जो आव्यूह आएगी उसकी कोटि अपने पास 1 क्रॉस 1 की आएगी। तो चलिए अब हम गुणा करते हैं तो अपने पास आ जाएगा 0 + 4 + 4x इक्वल टू 0 आव्यूह मतलब 0 लिख सकता हूँ। तो 4 + 4x अपना 0 के बराबर होना चाहिए, क्योंकि संगत अवयव बराबर होते हैं। तो 4x बराबर यहाँ से 4 आ जाएगा माइनस का, तो x बराबर अपने पास -1 हो जाएगा। तो यही अपना x का मान हो जाएगा।
तो आज हम अध्याय 3 की विविध प्रश्नावली का प्रश्न संख्या 8 हल करेंगे। हमें दिया हुआ है कि यदि a बराबर एक आव्यूह दी हुई है तो हमें सिद्ध करना है कि a² - 5a + 7i हमारा 0 आव्यूह के बराबर होगा। तो ध्यान रखें, सबसे पहले तो हमारे पास कुछ टर्म्स दिए हुए हैं यहाँ a², 5a और 7i। तो इनको सबसे पहले हम अलग अलग निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले हम a² निकालते हैं, मतलब a का a से गुणा करना है। तो 3a - 1 2, 3 1 - 1 2। अभी हम गुणा करेंगे। ध्यान रखें, पंक्ति का हमेशा स्तंभ से गुणा किया जाता है, तो पंक्ति का प्रथम स्तंभ से गुणा करेंगे तो अपने पास आ जाएगा 8। प्रथम पंक्ति का द्वितीय स्तंभ से यदि हम गुणा करेंगे तो अपने पास आ जाएगा 5। यदि हम द्वितीय पंक्ति का प्रथम स्तंभ से गुणा करेंगे तो अपने पास आ जाएगा -5। और यदि हम द्वितीय पंक्ति का द्वितीय स्तंभ से गुणा करेंगे तो अपने पास 3 आ जाएगा। अब हम 5a निकालते हैं। तो देखिए 5a मतलब 5 का गुणा हमें आव्यूह a में करना है, मतलब 3 1 - 1 2। तो हम जानते हैं कि 5 का गुणा तो हमें हर अवयव में करना पड़ेगा। तो अपने पास आ जाएगा 15, 5 - 5 10। तो 5a भी आ गया। अब हम 7i निकालेंगे। तो 7i बराबर 7i अपने पास इकाई या तत्समक आव्यूह होता है, मतलब 1 0 0 1 आ गया। तो 7 का गुणा करने पर ये 7 0 0 7 हो जाएगा। तो अभी हमने सभी पद निकाल लिए हैं। अब हम बाएं पक्ष को निकालते हैं, मतलब a² - 5a + 7i। तो देखिए a² तो हम निकाल चुके हैं, मतलब 8 5 - 5 3 -5a भी हम निकाल चुके हैं, 15 5 - 5 10 प्लस 7i भी हम निकाल चुके हैं, 7 0 0 7। तो अभी हम इन दोनों अवयवों को सॉल्व करते हैं। तो ध्यान रखें, हमें अवयव घटानी है, मतलब संगत अवयवों को घटाना पड़ेगा। तो देखिए 8 और 15 को घटाएंगे तो 8 में से 15 जाने पर -7 बचेगा, 5 में से 5 जाने पर 0 बचेगा, -5 में से -5 घटाने पर 0 बचेगा, और 3 में से 10 घटाने पर -7 बचेगा, प्लस 7i 7 0 0 7 हमने लिख दिया। अगर हम इनको जोड़ेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 0 0 0 0। या हम इसे 0 आव्यूह भी बोल सकते हैं, कोटि 2 क्रॉस 2 का, जो कि हमारे पास RHS के बराबर है। तो इस प्रकार हमारा प्रश्न 8 सिद्ध हो चुका है। अब हम प्रश्न संख्या 9 पर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 9 में हमें दिया हुआ है, यदि एक आव्यूह, दूसरी आव्यूह और तीसरी आव्यूह का गुणनफल हमें करना है, और हमें दिया हुआ है ये 0 मतलब 0 आव्यूह के बराबर है, तो हमें x का मान ज्ञात करना है। तो देखिए सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि प्रथम आव्यूह की कोटि है अपने पास 1 क्रॉस 3 की, द्वितीय आव्यूह की कोटि है 3 क्रॉस 3 की, और तृतीय आव्यूह की कोटि है 3 क्रॉस 1 की। तो देखिए आप कोई सी भी दो आव्यूह का पहले गुणा कर सकते हैं। ध्यान रखना है, क्रम वाइज ही हमें करना है। जैसे हम पहली और दूसरी आव्यूह का भी गुणा कर सकते हैं, या हम दूसरी और तीसरी आव्यूह का भी गुणा कर सकते हैं। ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप पहले क्या करना चाहते हैं। तो अभी हम इस क्वेश्चन में पहली और दूसरी आव्यूह का गुणा करते हैं। तो हमारे पास जो आव्यूह आएगी वो 1 क्रॉस 3 की आएगी। तो सबसे पहले हम गुणा करते हैं। तो देखिए पंक्ति का हमेशा स्तंभ से गुणा किया जाता है, तो अपने पास प्रथम अवयव आ जाएगा x - 2। प्रथम पंक्ति का द्वितीय स्तंभ से गुणा करेंगे तो अपने पास -10 आ जाएगा, और अगर हम प्रथम पंक्ति का तृतीय स्तंभ से गुणा करेंगे तो अपने पास 2x - 8 आ जाएगा, और अपने को x 4 1 ये दिया हुआ है, जो कि 3 क्रॉस 1 की आव्यूह है। अब हम थोड़ा इसको सॉल्व करते हैं। अच्छा, यहाँ पर हमको 0 आव्यूह भी दी हुई थी। अब हम थोड़ा इसको सिंप्लीफाई करते हैं। तो ये x - 2 - 10 2x - 8 दिया है, और ये अपने पास x 4 1 दिया हुआ है, और ये 0 आव्यूह के बराबर होना चाहिए। तो देखिए गुणा करते हैं तो अपने पास आ जाएगा x का गुणा x - 2 से -40 प्लस 2x - 8 बराबर 0 के बराबर आ जाएगा। यहाँ से सॉल्व करेंगे तो अपने पास आ जाएगा x² - 2x - 40 प्लस 2x - 8 बराबर 0। 2x और 2x यहाँ से अपने पास कैंसिल आउट हो जाएंगे,
और अपने पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर बराबर 48। तो एक्स स्क्वायर बराबर यदि 48 आ चुका है तो एक्स का मान आ जाएगा प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 48। एक्स का मान आ जाएगा प्लस माइनस, अगर हम 48 का वर्गमूल निकालें तो हमारे पास 4√3 आता है। तो इस तरीके से ये एक्स का मान हो जाएगा। तो आज हम अध्याय 3 की विविध प्रश्नावली का प्रश्न संख्या 10 हल करेंगे। इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं। हमको दिया हुआ है एक निर्माता 3 प्रकार की वस्तुएं एक्स, वाई तथा जेड का उत्पादन करता है, जिनका वह 2 बाजारों में विक्रय करता है। वस्तुओं की वार्षिक बिक्री नीचे सूचित है और हमको एक ये टेबल दी हुई है। बाजार 1 में एक्स 10,000 है, वाई का उत्पादन 2,000 है और जेड का 18,000 है, तथा बाजार 2 में एक्स का उत्पादन 6,000 है, वाई का उत्पादन 20,000 है और जेड का 8,000 उत्पादन दिया गया है। इस क्वेश्चन के अगर हम ए पार्ट पर चलते हैं तो हमें दिया हुआ है यदि एक्स वाई जेड की प्रत्येक इकाई का विक्रय मूल्य क्रमशः ₹2.50, ₹1.50 तथा ₹1 है, तो प्रत्येक बाजार में कुल आय हमें निकालनी है। हमारा जो मेथड होना चाहिए वो है आव्यूह बीजगणित की सहायता से। तो देखिए, आव्यूह बीजगणित की सहायता से यदि हम कुल आय निकालना चाहते हैं तो अपने पास देखिए, अपने को 10,000, 2,000, 18,000 और यहाँ से 6,000 द्वितीय बाजार में, 20,000 वाई का उत्पादन हो गया और जेड का उत्पादन 8,000। ये हमने उत्पादन लिख लिया। अब हमें विक्रय मूल्य लिख लेना है। एक्स का विक्रय मूल्य है ₹2.50, वाई का विक्रय मूल्य है ₹1.50 और जेड का विक्रय मूल्य है ₹1। तो जो भी हमारा आव्यूह आएगा गुणा करने पर वही हमारा विक्रय मूल्य का आव्यूह आ जाएगा। तो अभी हम गुणा करते हैं। तो देखिए, अपने पास प्रथम आव्यूह की कोटि है 2x3 की, द्वितीय आव्यूह की कोटि है 3x1 की। तो गुणा करने पर अपने पास जो आव्यूह आएगा उसकी कोटि 2x1 की होगी। तो हमने 2x1 की कोटि का एक आव्यूह का चिन्ह बना लिया है। तो अब हम गुणा करते हैं। ध्यान रखें, पहली पंक्ति का प्रथम स्तंभ से गुणा किया जाएगा, मतलब 10,000 का 2.5 से गुणा करेंगे तो अपने पास 25,000 आ जाएगा। 2,000 का 1.5 से गुणा करेंगे तो अपने पास 3,000 आ जाएगा और 18,000 का 1 से गुणा करेंगे तो अपने पास 18,000 आ जाएगा। इसी तरीके से द्वितीय पंक्ति का प्रथम स्तंभ से गुणा करने पर 6,000 का 2.5 से गुणा करेंगे तो 15,000 आ जाएगा। 20,000 का 1.5 से गुणा करने पर 30,000 आ जाएगा और 8,000 का 1 से गुणा करने पर 8,000 आ जाएगा। अब हम थोड़ा इसको सिंप्लीफाई करते हैं। तो देखिए, अपने पास क्या आएगा, 25,000 प्लस 3,000 प्लस 18,000 अपने पास 46,000 आ जाएगा और 15,000 प्लस 30,000 प्लस 8,000 अपने पास 53,000 आ जाएगा। इस तरीके से प्रथम बाजार में कुल आय अपने पास 46,000 आ जाएगी और द्वितीय बाजार में कुल आय अपने पास 53,000 रुपये आ जाएगी। अब हम द्वितीय पार्ट पर चलते हैं। द्वितीय पार्ट में हमें प्रत्येक इकाई की लागत दी हुई है और फिर हमें कुल लाभ ज्ञात करना है। तो अब हम कुल लागत निकालते हैं। ये हमारे पास ए पार्ट था, अब हम बी पार्ट की तरफ चल रहे हैं। तो देखिए, कुल लागत अपने पास क्या आएगी, उसको निकालने के लिए हम दोबारा गुणनफल करेंगे। तो 10,000, 2,000, 18,000, 6,000, 20,000, 8,000। अब हम मूल्यों में कुल लागत मूल्य वाले लिखेंगे। तो 2, 1 तथा 50 पैसे। 2, 1, 50 पैसे को 0.5 लिख सकते हैं हम। और जो हमारे पास आव्यूह आएगा वो हमारा कुल लागत वाला आव्यूह होगा। अब देखिए, अब हम गुणा करते हैं। तो देखिए, अपने पास क्या आएगा, प्रथम पंक्ति का प्रथम स्तंभ से गुणा करेंगे तो 10,000 इंटू 2 अपने पास 20,000 आ जाएगा। 2,000 इंटू 1 अपने पास 2,000 आ जाएगा और 18,000 इंटू 0.5 अपने पास 9,000 आ जाएगा। अब हम द्वितीय पंक्ति का स्तंभ से गुणा करेंगे तो 6,000 इंटू 2 12,000 आ जाएगा। 20,000 इंटू 1 20,000 आ जाएगा
और 8000 इंटू 0.5 अपने पास 4000 आ जाएगा। तो इस तरीके से इसको सॉल्व करने के बाद अपने पास 20,000 प्लस 2,000 प्लस 9,000 31,000 आ जाएगा, तथा 12,000 प्लस 20,000 प्लस 4,000 36,000 आ जाएगा। तो हमारे पास कुल लागत भी आ चुकी है। अब हमें द्वितीय पार्ट में कुल लाभ निकालना था, अतः बाजार वन के लिए हमें लाभ हमारे पास हो जाएगा कुल विक्रय मूल्य माइनस लागत। कुल विक्रय मूल्य हमारे पास है 46,000 और लागत है हमारे पास 31,000, तो हमारे पास लाभ हो जाएगा 15,000 रुपये। अब हम बाजार दो के लिए निकालते हैं। लाभ बराबर कुल विक्रय मूल्य माइनस लागत। कुल विक्रय मूल्य बाजार दो के लिए हमारे पास 53,000 है, तो 53,000 माइनस लागत हमारे पास 36,000 है, तो 36,000 को हम घटा देंगे तो हमारे पास 17,000 रुपये आ जाएगी। इस तरीके से हमने इस सवाल को हल कर दिया है। तो आज हम एक्सरसाइज 3 की विविध प्रश्नावली का प्रश्न संख्या 11 हल करेंगे। पढ़ते हैं। हमें दिया हुआ है आव्यूह x ज्ञात कीजिए यदि x आव्यूह एक और आव्यूह का गुणा हमारे पास एक और आव्यूह हमारे पास दी हुई है, तो हमें x आव्यूह बताना है। तो चलिए हमारे पास x आव्यूह को निकालने के लिए सबसे पहले हम इस आव्यूह की कोटि p क्रॉस q की मान लेते हैं। अब हमारे पास इस आव्यूह की कोटि है 2 क्रॉस 3 की और हमारे पास इस आव्यूह की कोटि भी 2 क्रॉस 3 की है। तो देखिए थोड़ा सोचते हैं, इन दोनों आव्यूहों का गुणा कर तभी संभव हो सकता था यदि q हमारा 2 के बराबर हो जाए। तो q हमारा 2 के बराबर हो गया और हमारे पास जो गुणा करने पर जो आव्यूह आती उसकी कोटि p क्रॉस 3 आती और हमारे पास जो बराबर में दाएं पक्ष में कोटि दी हुई है वो 2 क्रॉस 3 के बराबर है, अर्थात p बराबर भी हमारा 2 आना चाहिए। अर्थात जो हमारा x आव्यूह है उसकी कोटि 2 क्रॉस 2 की है। तो मैं x आव्यूह को 2 क्रॉस 2 की कोटि के अवयव a b c d में मान लेता हूँ। तो देखिए अब हम गुणा करते हैं, तो हमारे पास a b c d लिख दिया हमने। अब हमारे पास द्वितीय आव्यूह दी थी 1 2 3 4 5 6 और हमारे पास दाएं पक्ष में दिया था -7 -8 -9 2 4 6। अब हम गुणा करते हैं, तो ध्यान रखें प्रथम पंक्ति का प्रथम स्तंभ से गुणा करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा a प्लस 4b। प्रथम पंक्ति का द्वितीय स्तंभ से गुणा करेंगे तो अपने पास आ जाएगा 2a प्लस 5b और प्रथम पंक्ति का तृतीय स्तंभ से गुणा करेंगे तो अपने पास आ जाएगा 3a प्लस 6b। इसी तरीके से द्वितीय पंक्ति का प्रथम स्तंभ से गुणा करेंगे तो अपने पास आएगा c प्लस 4d। द्वितीय पंक्ति का द्वितीय स्तंभ से गुणा करेंगे तो देखिए अपने पास आएगा 2c प्लस 5d और द्वितीय पंक्ति का तृतीय स्तंभ से गुणा करेंगे तो अपने पास 3c प्लस 6d आ जाएगा। और ये हमारे पास आव्यूह है बराबर -7 -8 -9 2 4 6। अब देखिए हमारे पास दो आव्यूह बराबर दी हुई हैं अर्थात उनके संगत अवयव बराबर होंगे। तो a प्लस 4b हमारे पास -7 के बराबर है, इसको हमने प्रथम समीकरण बोल दिया। 2a प्लस 5b अपने पास -8 के बराबर है, जिसको हमने द्वितीय समीकरण बोल दिया। इसी तरीके से देखिए मैंने इन दोनों अवयवों को ले लिया है, तो अब मैं कोई से भी दो अवयव c और d वाले भी ले सकता हूँ। तो मैंने c प्लस 4d 2 के बराबर ले लिया, जिसको मैंने तृतीय समीकरण बोल दिया, और 2c प्लस 5d मैंने 4 के बराबर ले लिया, जिसको मैंने चतुर्थ समीकरण बोल दिया। अब हम प्रथम तथा द्वितीय समीकरण से a और b के मान निकालने की कोशिश करेंगे। तो देखिए यदि मैं 2 का गुणा प्रथम समीकरण में कर दूं और मैं द्वितीय समीकरण को घटा दूं तो देखते हैं मेरे पास क्या आएगा। मेरे पास आ जाएगा 8b माइनस 5b इक्वल टू -14 -8। 3b मेरे पास -6 के बराबर हो जाएगा और b मेरे पास
-2 हो जाएगा। अब b का मान मैं प्रथम समीकरण में रखूँगा तो मेरे पास a - 8 बराबर -7 आ जाएगा और a का मान यहाँ से 1 आ जाएगा। तो इस तरीके से मैंने a और b के मान निकाल लिए हैं। अब मैं c और d के मान निकालने की कोशिश करता हूँ, जो कि मैं तीसरे और चौथे समीकरण से प्राप्त कर सकता हूँ। तो देखिए, यदि मैं समीकरण 3 में 2 का गुणा कर देता हूँ और फिर उसमें से समीकरण 4 घटा देता हूँ, तो मेरे पास देखते हैं क्या आएगा। मेरे पास आएगा 8d - 5d = 4 - 4 = 0, अर्थात 3d = 0। तो मेरे पास d बराबर 0 आ चुका है। अगर मैं d बराबर 0 का मान समीकरण नंबर 3 में रख दूं तो c का मान मेरे पास 2 आ जाएगा। तो इस तरीके से मैंने a, b, c तथा d का मान ज्ञात कर लिया है। तो मेरे पास आव्यूह हो जाएगा x बराबर a, b, c, d हमने जो माना था। अब हम a, b, c, d के मान लिख देंगे। तो देखिए, अपने पास आएगा 1 - 2 2 0। तो ये अपना फाइनल आंसर हो जाएगा। तो आज हम अध्याय 3 की विविध प्रश्नावली का प्रश्न संख्या 12 हल करेंगे। हमें दिया हुआ है कि यदि a तथा b समान कोटि के वर्ग अवयव इस प्रकार हैं कि ab बराबर b है, तो गणितीय आगमन द्वारा सिद्ध कीजिए कि a b की पावर n = b की पावर n इंटू a होगा। इसके अतिरिक्त सिद्ध करना है कि समस्त n बिलोंग्स टू n, मतलब सभी n प्राकृतिक संख्याओं के लिए a b की होल पावर n = a की पावर n इंटू b की पावर n होगा। तो देखिए, सबसे पहले इस प्रश्न का प्रथम पार्ट देखते हैं। तो हमें दिया हुआ है कि हमें सिद्ध करना है कि a b की पावर n = b की पावर n इंटू a होगा। तो देखिए, ऐसे सवालों को सिद्ध करने के लिए गणितीय आगमन के सिद्धांत द्वारा सबसे पहले तो हम p1 के लिए इसको चेक करते हैं। तो देखिए, n की वैल्यू 1 लगा देंगे। तो n की वैल्यू 1 लगाएंगे तो हमारे पास आएगा a b की पावर 1, वो हमारे पास आ जाएगा a b। अब a b तो हमें दिया हुआ है कि a b तो b a के बराबर है। तो देखिए, इसको मैं ये भी लिख सकता हूँ b की पावर 1 इंटू a, जहाँ n बराबर अपना 1 है। तो p1 तो अपना सत्य हो गया। अब हम pk के लिए इसको सत्य मान लेंगे। तो n बराबर k के लिए बेसिकली इसको हम सत्य मान लेंगे। तो हमारे पास a b की पावर k = b की पावर k इंटू a हो जाएगा। इसको चलिए हम प्रथम समीकरण का नाम दे देते हैं। अब हमें k+1 के लिए इसको सत्य दिखाना पड़ेगा। इसका मतलब हम n की जगह k+1 डालेंगे। तो देखिए, अगर हम पुट करें तो a b की पावर k+1 = b की पावर k+1 a हमारे पास आना चाहिए। चलिए, तो अब हम इसका बायां पक्ष चेक करते हैं। बायां पक्ष को चेक करते हैं। तो देखिए, अब हम इसको a b की पावर k इंटू b लिख सकते हैं। अब हमने प्रथम समीकरण से पढ़ा था a b की पावर k = b की पावर k इंटू a होगा। तो इसको हमने ये भी लिख दिया। अब देखिए, अब हमने a b को हम जो हमें क्वेश्चन में दिया गया था a b हमारा b a के बराबर है, तो a b को हम यहाँ पर b a के बराबर लिख लेते हैं। और बाद में देखिए, b की पावर k इंटू b अपने पास b की पावर k+1 इंटू a हो जाएगा। यही हमारा RHS या दायां पक्ष है। तो इस तरीके से ये कथन हमारा गणितीय आगमन के सिद्धांत द्वारा सिद्ध हो गया। अब हम इस प्रश्न के द्वितीय पार्ट पर चलते हैं। द्वितीय पार्ट में हमें सिद्ध करना है कि समस्त n बिलोंग्स टू कैपिटल N, मतलब n प्राकृतिक संख्याएं हैं, उसके लिए हमें सिद्ध करना है कि a b की पावर होल n = a की पावर n इंटू b की पावर n होगा। तो चलिए, इसको भी हम देखते हैं। तो इस क्वेश्चन का अब हम सेकंड पार्ट देखते हैं। तो हमने ऐसे लिख लिया। अब हमें सिद्ध करना था a b की पावर n = a की पावर n b की पावर n। तो सबसे पहले तो हम n बराबर 1 के लिए चेक करेंगे, मतलब p1 के लिए हम चेक करके देखेंगे इसे। तो n की जगह 1 डाल देते हैं। तो a b की पावर 1 = a b आएगा, और वही हमारा a की पावर 1 b की पावर 1 भी होगा, अर्थात ये हमारा सिद्ध हो गया। अब हम n बराबर k के लिए इसको सत्य मान लेंगे, मतलब p k हम निकालेंगे।
तो हमारे पास आ जाएगा ए बी की पावर के इक्वल टू ए की पावर के इंटू बी की पावर के। चलिए अब हम इसको समीकरण नंबर 2 बोल देते हैं। अब देखिए लास्ट में हमारे पास तृतीय स्टेप होता था कि n बराबर k प्लस 1 के लिए हम इसको सत्य करने की कोशिश करेंगे, तो p ऑफ k प्लस 1 निकालेंगे। तो अब पहले तो हम ये चेक कर लेते हैं कि हमें सिद्ध क्या करना होगा। तो हम सिद्ध करना होगा ए बी की पावर k प्लस 1 इक्वल टू ए की पावर k प्लस 1 बी की पावर k प्लस 1, ये हमें सिद्ध करना होगा। तो अब हम LHS या बायां पक्ष ले लेते हैं। चलिए बायां पक्ष लेंगे तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए ए बी की पावर k प्लस 1 को मैं ए बी की पावर k इंटू ए बी लिख सकता हूँ। अब देखिए आप द्वितीय समीकरण से देखेंगे तो ए बी की पावर k आपके पास लिखा हुआ है a की पावर k इंटू बी की पावर k, तो ये अपने पास आ जाएगा a की पावर k इंटू बी की पावर k। और यहाँ पर ए बी अपने को देखो समीकरण में दिया हुआ था क्वेश्चन में b a के बराबर है, तो ये मैंने यहाँ पर लिख दिया। तो अब देखिए ये अपने पास मिलके b की पावर k प्लस 1 हो जाएगा, तो ये हम लिख सकते हैं ए बी की पावर k प्लस 1 इंटू ए। अब आप इस पर गौर करिए और अगर हम प्रथम पार्ट देखें इस क्वेश्चन का तो उसमें देखिए b की पावर k प्लस 1 इंटू ए अपने पास a b की पावर k प्लस 1 के बराबर है। तो अब हम क्या करते हैं, b की पावर k प्लस 1 इंटू ए को a की पावर b की पावर k प्लस 1 लिख सकते हैं। तो अपने पास सॉल्व करके हो जाएगा a की पावर k प्लस 1 b की पावर k प्लस 1। तो इस तरीके से ये अपने पास दायां पक्ष भी आ गया और हमारा द्वितीय पार्ट भी सॉल्व हो गया। तो आज हम अध्याय 3 की विविध प्रश्नावली का प्रश्न संख्या 13 हल करेंगे। बहुविकल्पीय प्रश्न है, तो पढ़ते हैं इसको। हमको दिया हुआ है यदि a बराबर एक आव्यूह दिया हुआ है और एक संबंध दिया है कि a स्क्वायर बराबर i है, तो हमको इन 4 विकल्पों में से सही विकल्प चुनना है। तो देखिए अपने को a स्क्वायर बराबर i दिया हुआ है, तो हम सबसे पहले a स्क्वायर ही निकालते हैं। तो a स्क्वायर अपने पास आ जाएगा एल्फ़ा बीटा गामा माइनस एल्फ़ा का गुणा अगर हम दूसरी आव्यूह a से ही कर देंगे तो अपने पास a स्क्वायर आ जाएगा। अब चलिए हम गुणा करके देखते हैं। ध्यान रखें गुणा हमेशा पंक्ति का स्तंभ से होता है, मतलब प्रथम पंक्ति का प्रथम स्तंभ से गुणा करेंगे तो एल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा गामा आएगा, और प्रथम पंक्ति का अब हम द्वितीय स्तंभ से गुणा करेंगे तो अपने पास एल्फ़ा बीटा माइनस बीटा एल्फ़ा आएगा। अब द्वितीय पंक्ति का गुणा अगर हम प्रथम स्तंभ से करेंगे तो अपने पास एल्फ़ा गामा माइनस एल्फ़ा गामा आएगा, और द्वितीय पंक्ति का गुणा अगर हम द्वितीय स्तंभ से करेंगे तो अपने पास आ जाएगा बीटा गामा प्लस एल्फ़ा स्क्वायर। अब हमको तो दिया हुआ है कि ये i के बराबर है, अर्थात जो a स्क्वायर है आव्यूह वो हमने लिख ली, ये हमारा i के बराबर होना चाहिए, मतलब 1 0 0 1। अब चूंकि दो आव्यूह हमारे पास बराबर हैं तो अर्थात उनके संगत अवयव भी बराबर ही होने चाहिए, तो एल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा गामा हमारे पास 1 के बराबर होना चाहिए, या हम बोल सकते हैं 1 माइनस एल्फ़ा स्क्वायर माइनस बीटा गामा इक्वल टू 0 हो जाएगा। अतः विकल्प सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए अब हम प्रश्न संख्या 14 पर बढ़ते हैं। हमको प्रश्न संख्या 14 में दिया हुआ है यदि एक आव्यूह सममित भी है तथा विषम सममित भी है तो, और हमको 4 विकल्प दिए हुए हैं, तो हमें सही विकल्प को चुनना है। देखिए हमने परिभाषा में पढ़ा था कि 0 आव्यूह ही हमारी सममित भी होती है और विषम सममित भी होती है। चलिए 0 आव्यूह का एक एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। 0 0 0 हमने 3 क्रॉस 3 कोटि की 0 आव्यूह भी बना दी है। तो अब देखिए ये आव्यूह हमारे पास सममित भी है, क्योंकि सममित होने के लिए हम जानते थे कि विकर्ण अवयव कुछ भी हो, A12 और A21 सेम होना चाहिए, A13 और A31 सेम होना चाहिए, और A23 और A32 सेम होना चाहिए। तो इस तरीके से चलिए सममित आव्यूह तो ये हमारे पास हो गया। अब विषम सममित देखते हैं। विषम सममित में हमने पढ़ा था कि विकर्ण आव्यूह हमारे पास 0 होने चाहिए,
चलिए विकर्ण अवयव हमारे पास 0 दिए हुए हैं और A12 और A21 में माइनस साइन का डिफरेंस होना चाहिए। तो देखिए 0 में और -0 सेम ही होते हैं। इसी तरीके से A13 और A31 में भी माइनस साइन का डिफरेंस हम बोल सकते हैं क्योंकि 0 में चिन्ह का कोई फर्क नहीं पड़ता है। और इसी प्रकार A23 और A32 में भी माइनस साइन का डिफरेंस हम बोल सकते हैं। अर्थात 0 अवयव एक सममित अवयव भी होगी और एक विषम सममित अवयव भी होगी। अर्थात हमारा बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, 0 अवयव या शून्य अवयव। चलिए अब हम प्रश्न संख्या 15 पर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 15 में हमें दिया हुआ है कि यदि a एक वर्ग अवयव इस प्रकार है कि a² बराबर a, तो हमें बताना है कि i प्लस a का होल क्यूब माइनस 7a किसके बराबर होगा। हमें 4 विकल्प दिए हुए हैं और सही विकल्प को चुनना है। तो सबसे पहले देखिए i प्लस a का होल क्यूब निकालना है हमें, तो हम i प्लस a का एक बार होल स्क्वायर निकालते हैं। तो देखिए क्या आएगा अपने पास, i² प्लस ia प्लस ai प्लस a²। अब देखिए गौर करने वाली बात यह है कि हम जानते हैं ai इक्वल टू ia इक्वल टू a होगा, क्योंकि i का गुणा किसी भी अवयव में कर दें हमें वही अवयव दोबारा मिल जाती है और हम जानते हैं i² हमारा i के बराबर आएगा। तो इस तरीके से ये हमारे पास हो जाएगा i प्लस 2a प्लस a²। अब हमें तो i प्लस a का होल क्यूब निकालना था, तो अब हम i प्लस a का होल स्क्वायर इंटू i प्लस a कर देते हैं। तो देखिए हमने i प्लस a का होल स्क्वायर तो निकाल लिया है ऊपर, तो चलिए लिख देते हैं इसको i प्लस 2a प्लस a² और i प्लस a। तो इस जब मैं गुणा करूंगा तो मेरे पास आ जाएगा i² प्लस ia प्लस 2ai प्लस 2a² प्लस a² प्लस a³। थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं तो देखिए हमारे पास i² तो हम सीख चुके हैं कि i के बराबर आएगा, ia भी हम सीख चुके हैं कि a के बराबर आएगा, ai भी हम सीख चुके हैं कि a के बराबर आएगा, तो ये 2a हो गया प्लस। अब देखिए हमारे पास दिया हुआ है a² a के बराबर है, तो हम a² की जगह a लगा देंगे। अब बात आती है कि कहाँ जहाँ a³ दिया है, तो देखिए a³ को हम लिख सकते हैं a² इंटू a² हम जानते हैं a के बराबर है, तो ये a इंटू a हो गया, तो ये दोबारा a² बन गया और a² तो a के बराबर दिया हुआ ही था। तो हमने 2 पॉइंट्स यहाँ पर सीख लिए कि a³ भी हमारा a के बराबर आएगा और a² a के बराबर दिया हुआ है। तो चलिए 2a² की जगह अब हम 2a लिख देते हैं। a² i की जगह a² आना चाहिए, लेकिन a² a के बराबर हमें दिया हुआ है और a³ हम निकाल चुके हैं कि a के बराबर आना चाहिए, तो ये हमने लिख दिया। अब हम थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं तो देखिए आएगा अपने पास i प्लस a 2a 3a 5a 6a एंड 7a, तो i प्लस 7a अपने पास आ चुका है। अब हमें निकालना था i प्लस a का होल क्यूब माइनस 7a, तो हम i प्लस a का होल क्यूब तो निकाल चुके हैं जो कि अपने पास दिया हुआ है i प्लस 7a, और अब हम माइनस 7a कर देंगे तो अपने पास ये दोनों पद कट जाएंगे, तो अपने पास i बचेगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर केवल i आएगा, अतः ऑप्शन सी अपने पास करेक्ट आंसर हो जाएगा।